विधानसभा स्तरीय कोरोना बचाव एवं जागरूकता अभियान छापरवाड़ा बांध की ईटा खोई फीडर और नहरों के मरम्मत कार्य का किया शिलान्यास। खबर दूदू से डब्लू गोस्वामी, संवाददाता जयपुर ग्रामीण। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। विधानसभा स्तरीय कोरोना बचाव एवं जागरूकता अभियान तथा छापरवाड़ा बांध की ईटा खोई फीडर और नहरों के मरम्मत कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम छापरवाड़ा बांध रेस्ट हाउस खुडियाला में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आतिथ्य और दूदू विधायक बाबूलाल नागर की अध्यक्षता में किया गया। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के अथक प्रयासों एवं अनुशंसा पर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2019-20 की पालना में छापरवाड़ा बांध की ईटा खोई फीडर तथा नहरों की मरम्मत के कार्य के लिए 8,51,00,000 रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री की अपील पर विधायक बाबूलाल नागर के प्रयासों से दूदू विधानसभा क्षेत्र में भामाशाहों के सहयोग से 2 करोड़ रुपए और क्षेत्रीय विधायक बाबूलाल नागर के विधायक कोष से 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई, जिसके फलस्वरूप पूरे विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोगों को 4 करोड़ रुपए की राशि की लागत से लगभग 1.25 लाख सूखे राशन के खाद्य सामग्री के पैकेट प्रशासन द्वारा वितरित किए गए। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के संबंध में विधायक बाबूलाल नागर द्वारा दूदू विधानसभा स्तरीय कोरोना बचाव एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दूदू में 1,25,000 मास्क भामाशाहों के सहयोग से आम जन को निःशुल्क वितरित किया। कोरोना की ये टाइम में ये स्कूल खुलने का दिशा पे कैसे संचालन करेंगे, कैसे क्या मतलब आपकी स्कूल 31 अक्टूबर के बाद में खोलने का प्लान बना रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को छूट दी है। इसके लिए प्लानिंग चल रही है कि बच्चों को कैसे कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके, बच्चों को उनकी पढ़ाई भी अवरुद्ध नहीं हो। ये सारी चीज़ें प्लान बना रहे हैं। फीस का जो मामला है उसको भी हम लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में जो फीस का और अभिभावकों के बीच में विवाद है, या आगे कितना पाठ्यक्रम होगा, किस तरीके की फीस होगी, क्या किस तरीके से उनको लेनी है, ये सारी प्लानिंग बना रखी है। एक गाइडलाइन बना करके हम जब स्कूल खोलेंगे तो वो गाइडलाइन हम लोग देंगे। धन्यवाद सर। मेरा केंद्र सरकार को कही है कि किसी भी पॉलिसी को आप ला रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बजट चाहिए, तो आपने यूपीए गवर्नमेंट के समय जो केंद्र और राज्य का अंश का अनुपात 90 और 10 था, 10% राज्यों को देना पड़ता था, 90% केंद्र देती थी। आज वो 60-40 कर दिया मोदी जी ने आते ही। तो ऐसे में बजट कम मिलेगा, तो जो भौगोलिक स्थिति हमारे प्रदेश की है उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस पॉलिसी को लागू करने में लगेगा, ज़रूरत होगी, वो हमें नहीं मिल पाएगा और हम पैसा उतना खर्च नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने केंद्र की सरकार से आग्रह किया है कि एजुकेशन में आपका जो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो 90 और 10 का रखें। रही हैं हमारी सरकार ने आते ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी परिवार लेकर के आता है तो FIR लॉज होनी चाहिए। जो पिछली भाजपा के सरकार में हुआ कि टरका देते थे, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता था, धक्के दे के बाहर निकाल देते, FIR लॉज नहीं करते थे, दबंगों के कहने से दलितों की FIR लॉज नहीं होती थी, वो हमारी सरकार में नहीं हो रही है। अगर कोई थानेदार नहीं कर रहा है तो ये प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया कि SP ऑफिस में भी आकर के आप रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। तो संख्या बढ़ना तो उसका कारण है। दूसरी बात कि हमारी सरकार में कभी भी कोई भी घटना घटी है, कोई भी दुर्घटना घटी है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया है। आपके सामने उदाहरण है, थानागाजी की जो घटना थी, रेप की घटना थी, उसमें तुरंत एक्शन लिया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने कितना बवाल मचाया, वो पकड़े भी गए और कोर्ट से सजा भी हुई है। डूंगरपुर में जो घटना हुई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। दूसरी कोई घटना हुई, सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर के या अपराध के आंकड़ों को लेकर के जो वार कर रही है, वो वार केवल और केवल हाथरस वाली घटना में एक दलित बच्ची के साथ में रेप होना, रेप के बाद में उसके हाथ पैर और जीभ काट देना, 15 दिन तक उनका इलाज नहीं होना, और उसके बाद में जब वो मरने लगी तब जाकर के उसको दिल्ली में शिफ्ट करना हॉस्पिटल में, और उस जब डेड हो गई
तो उसकी बॉडी को अपने परिजनों को, माता पिता को नहीं सौंपना और प्रशासन के द्वारा रात को 2:30 बजे जला देना, उसके बाद में जनप्रतिनिधि और मीडिया के लोगों से उसके परिवार को नहीं मिलने देना, ये जो अकर्मण्यता थी, अमानवीयता थी, जो सरकार की विफलता थी, उसको छुपाने के लिए ऊपर से आरएसएस, मोदी जी, अमित शाह के निर्देश हैं कि जैसे तैसे जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर इस तरह का जो है फैलाओ, झूठ फैलाओ, जिससे ये हमारी हथरस वाली घटना के बारे में बोलना बंद कर दें। हम न बोलना बंद करेंगे, न काम करना बंद करेंगे। राजस्थान की सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला नहीं है, ये तो केवल अपने मैं सीएम बनूं, तू सीएम बने, उसको मत बनाओ, इसको मत बनाओ, इस खेल में व्यस्त हैं। मेरा ये कहना है कि घटना एक अलग बात हो सकती है, लेकिन घटना के ऊपर सरकार का जो एक्शन होता है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके की बात करता, आपने देखा डूंगरपुर में कि गुलाब चंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि जो मांग थी उन बच्चों की वो मौजूदा कानून के समय संभव नहीं है, और मदन दिलावर वहाँ जाकर के 3 सदस्यों की कमेटी के साथ ला करके वहाँ आग लगाने का काम करते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। तो इनका एकमात्र एजेंडा दिल्ली से तय होता है, अमित शाह और मोदी जी तय करते हैं और अपनी सरकार और अपनी विफलताओं को बचाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा इनका कारण ये भी है कि अब 7 साल होने लगे, लोग मोदी जी को और उसकी सरकार को पूछने लग गए कि किसान की फसल का दुगुनी कीमत कब दोगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार कब दोगे, दूसरे जो काम है बिजली पानी सड़क के वो जो आपने वादे किए थे वो कब करोगे। तो उनका जवाब नहीं होने के कारण से कभी बालाकोट की घटना को ले आएंगे, कभी दूसरी घटना को ले जाएंगे, और अब 25 सांसद दिए हैं यहाँ से, 25 के 25 में कांग्रेस का एक भी नहीं है। उसके बावजूद एक काम गिनाने के पास में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास में नहीं है। इससे ये स्पष्ट साबित होता है कि ये केवल प्रोपोगेंडा, हाथरस की घटना से ध्यान बटाने के लिए और अपनी मोदी जी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके का। डूंगरपुर की घटना पर सियासत हो रही है। फिरोजलाल मीणा जो पहुंच गए, बीजेपी के विधायकों के साथ उनकी अभी मीटिंग चल रही है। कल भी वो जो लड़के कैद थे जिनके ऊपर केस दर्ज थे उनसे जाकर मिले थे बीजेपी। आप देखिए, जब सतीश पूनिया जी और गुलाब चंद कटारिया जी दोनों महत्वपूर्ण पदों पे हैं, वो जब महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जाते हैं तो उसके बाद में दिव्या कुमारी सांसद के द्वारा ज्ञापन दोबारा देना क्या दर्शाता है। तो जब 3 आदमियों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने जब वहाँ भेज दी, उसकी रिपोर्ट उनके पास में है, तो अब पीछे से उसी की पार्टी के सांसद का वहाँ जाना, इसका मतलब यह है कि इनमें अनुशासन नहीं है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, और उसी में लगे हुए हैं, और सारे के सारे बिखरे हुए हैं, एकदम जो है वो एक माला में नहीं है, केवल मुख्यमंत्री का सपना सजोए बैठे हैं। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, तीनों जो केंद्रीय कृषि कानून है उनको लेकर के किसान सम्मेलन में भी आप लोगों ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार करेंगे। क्या कैबिनेट ने उन तीनों कानूनों को बाईपास करने पर मोहर लगा दी है, और आगे क्या जल्द विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा? कैबिनेट में क्या तय वादा करेंगे? देखिए, कोई भी कानून होगा तो वो राजस्थान की विधानसभा के होके जाएगा। कैबिनेट उस पर मोहर नहीं लगाती है, कैबिनेट केवल प्रस्ताव पारित करती है। लेकिन कल जो कैबिनेट में चर्चा हुई है, इन तीनों कानूनों से किसान को क्या नुकसान होने वाला है, मौजूदा कानून के हिसाब से हम उन किसानों को होने वाले नुकसान से कैसे बचा सकते हैं, हमारी सरकार किस प्रकार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इसका क्या व्यवस्था हो सकती है। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर और कानूनी विशेषज्ञ हमारे एजी साहब से भी राय ली है, हमारे अधिकारियों से भी राय ली है, अन्य स्टेट्स में किस तरीके से इस कानून को लिया जा रहा है, वहाँ पर क्या उपाय किए जा रहे हैं, इनका भी अध्ययन करवाया जा रहा है, और पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद में कोई फैसला लिया जाएगा। बाईपास करने का तो कर ही दिया है, मतलब कानून जो टिकटें हैं 6 निकायों में डिक्लेयर कर देंगे, और क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं नागर साहब के इलाके में दूदू विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ पर 8.5 करोड़ का जो बांध की मरम्मत के लिए जो पैसा स्वीकृत किया उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। एक उप जिला अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम किया है, और जनप्रतिनिधियों का, पंचायत राज से चुने हुए तमाम जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया है।
तो मैं नागर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने इलाके के अंदर जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का सम्मान और विकास के कामों की आप गंगा बहाते हैं, जनता आपको इतनी पसंद करती है, तो निश्चित रूप से और लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है। नगर निकाय के चुनाव 3 शहरों में हैं, जोधपुर, जयपुर और कोटा। वहाँ पर हमने एक कमेटी AICC के द्वारा फॉर्म कर दी गई है। वो कमेटी आज से अपना काम चालू कर चुकी है। AICC के 3-4 सेक्रेटरी आज जयपुर आ जाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा, तमाम वहाँ के प्रमुख नेताओं से पूछा जाएगा, पहले से जीते हुए जो महापौर हैं या पार्षद हैं उनकी राय ली जाएगी। आवेदन लिए जा रहे हैं, पहले जिला कांग्रेस कमेटी ने ले लिए, हमने PCC से ऑनलाइन भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। सब लोगों से राय लेकर के ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जिनकी कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी है और जो जनता के सुख दुख में भागीदार बनकर के उनकी सेवा करना चाहते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनका चयन किया जाएगा और उसके बाद में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो योगी जी को सरकार को बचाने में लग गई और मोदी जी की सरकार को बचाने में लग गई, या लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार को गिराने में व्यस्त है, या फिर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपने 3 साल बाद में जिसका कोई आधार नहीं है, जिसको वो काम होने वाला नहीं है मुख्यमंत्री का, वो मुख्यमंत्री का पद खेल रहे हैं। मैं समझता हूँ जनता में प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रतिपक्ष के दल की कि वो जनता के मुद्दे उठाए, जनता की बात करे, उनकी समस्याओं को सरकार तक लाए और सरकार जो योजनाएं लाती है उसमें अगर कोई कमी खामी रहती है तो वो बताए। वो काम तो कर नहीं रहे हैं और हाथरस की घटना से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी का चेहरा बचाने के लिए, उनकी विफलता को छुपाने के लिए सुबह से शाम एक ही काम में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में यहाँ राजस्थान में कोई ज़्यादा वजूद नहीं। टिकट की कोई डेडलाइन होगी? 2 दिन 3 दिन कब तक डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे हैं इस बार? जैसा हर वर्ष होता है, हर चुनाव में होता है कि आखिरी सिंबल देने तक, चाहे एक साथ या टुकड़ों में, जैसा भी संभव होता है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी रणनीतियाँ होती हैं। उस रणनीति के तहत हम लोग देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता की सेवा करने वाले लोगों को हमारी पार्टी चयन करेगी और जनता उनको जिताएगी। सर, आपकी पार्टी के दलित विधायक हैं बाबूलाल ब्यावा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मंत्री उनके काम नहीं कर रहे हैं और मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कोर वोटर हैं, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, इनकी वजह से पार्टी। राजस्थान के लोकप्रिय किसान नेता आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब मंच पर विराजमान, हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, उपखंड के हमारे उपखंड अधिकारी जी, हमारे पूर्व प्रधान जी, यहाँ की सरपंच बहन कैलाशी देवी जी, कुड़ियाला के सरपंच साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के भागी के अध्यक्ष अविनाश सिंह राजावत साहब, दूदू के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालाराम भडाना जी, यहाँ पधारे हुए नवनिर्वाचित सभी हमारे सरपंच साहिबान, उप सरपंच साहिबान, हमारे वार्ड पंचगण, आप दूदू के लोगों ने, भागी के लोगों ने, इस विधानसभा के लोगों ने बहुत सपना पाल को जनादेश दिया है। एक बार आप सबका ताली बजाकर मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं राजस्थान में अभी नगर निगमों के चुनाव की घोषणा हो गई है। राजनीतिक पार्टियों का टिकट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने कहा, मैंने कहा हमने इस कार्यक्रम दूदू के जनप्रतिनिधियों का रखा है, जिसमें 5 सरपंच, उप सरपंच, इन सबको बुलाया गया है। अभी निर्वाचित होकर आए हैं
दूदू की गरीब जनता ने, फागी की गरीब जनता ने, मोजमाबाद की गरीब जनता ने इनको जनादेश दिया है, इनको वोट दिया है, इनके प्रति बहुत उम्मीद करते हैं, इनसे बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए मंत्री महोदय, ये पंचायत राज के जनप्रतिनिधि है, कितना अच्छा होगा आप उनका स्वयं चलकर उनको बधाई देंगे, उनका अभिनंदन देंगे, करेंगे। मैं बहुत बहुत मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप यहाँ मुझे समय दिया, पधारे। आज इस स्थान पर अपन एकत्रित हुए हैं, छापावाड़ा बांध, मंत्री महोदय, ये रियासत काल का बांध है, जयपुर जिले का दूसरा नंबर का बांध है, पहले नंबर छापा जम्मारामगढ़ का बांध है और जयपुर जिले में सबसे दूसरे नंबर का छापावाड़ा बांध है। मैं याद करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। मैंने उनसे प्रार्थना करी जब विधानसभा का बजट पेश कर रहे थे, बोला क्या चाहता है। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे यहाँ गरीब लोग हैं, खेती करते हैं, खेती पे निर्भर है, छापावाड़ा बांध है, मेरी जनता के लिए वरदान है। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप जो बजट पेश कर रहे हैं, ये जो छापावाड़ा में पानी आता है, इसकी सारे नहरें खुर्द-बुर्द हो गई हैं, पानी बांध में नहीं पहुंच पा रहा है। आप अपने बजट भाषण में छापावाड़ा बांध के लिए बहुत बड़ी राशि दें। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आपसे भी कहूंगा, ताली बजाकर एक बार उनका अभिनंदन करें कि उन्होंने 8.5 करोड़ रुपए, 8 करोड़ 51 लाख रुपए हमारे लिए जो ये जीवन दान है छापावाड़ा बांध, इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी राशि विधानसभा में घोषणा करी अपने बजट भाषण में। और इसके बाद में वो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बजट भाषण के बाद में अभी माननीय डोटासरा जी ने जो चुनाव घोषणा पत्र इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव से पहले जो घोषणा जारी करी थी और जो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणा करी थी, आज मुझे तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं अध्यक्ष महोदय। आपने बजट में घोषणा कराई मुख्यमंत्री जी से और आपने अमली जाना पहना दिया, टेंडर लगे, वर्क ऑर्डर हो गए और आज 8 करोड़ 51 लाख का आपके हाथों से, कर कमलों से आज शुभारंभ हो गया। धन्य आपकी सरकार को, आपके मुख्यमंत्री जी को, आप जैसे किसानों की वकालत करने वाले युवा नेताओं को, राजस्थान के किसान नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आपने ये हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। अभी छापावाड़ा पहुंचने से पहले दूदू में मंत्री महोदय ने हमारा जो हॉस्पिटल है, मुझे बहुत खुशी होती है माननीय मंत्री महोदय। मैं आपको रास्ते में निवेदन कर रहा था, ये राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है, पूरे राजस्थान में ऐसी एक भी ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पे ब्लड बैंक हो, उप जिला अस्पताल हो। माननीय इन्हीं अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी दूदू की जनता के लिए और आज उसका हमने लोकार्पण मंत्री महोदय से कराया है। जमीन का आवंटन हो गया है और जल्दी सरकार से भवन का पैसा मंजूर कराएंगे। आप कल्पना करो, दूदू जैसी पंचायत मुख्यालय पर 21 डॉक्टर बैठेंगे, 13-14 डॉक्टर लगा चुके हैं, 21 नर्सिंग स्टाफ बैठेगा, तो अभी 13-14 नर्सिंग स्टाफ लग गए और तत्काल मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा करी, तत्काल उसकी स्वीकृति जारी कर दी। आज मंत्री महोदय के करकमलों द्वारा आज उस दूदू के जो CSC चल रही थी उसी का आज जब उप जिला अस्पताल बजट आवंटन हो गया, स्टाफ आवंटन हो गया, तो आज उसका लोकार्पण मंत्री महोदय से कराया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने मंत्री महोदय को कहा, मंत्री महोदय ये आपकी सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना बचाव जन जागरण अभियान आपने अभी पूरे राजस्थान में शुरू किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री महोदय, आपकी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो कोरोना में जो आपने संवेदनशीलता का परिचय दिया, मुख्यमंत्री जी ने रात दिन मेहनत करके इस राजस्थान की जनता को बचाने के लिए जो